क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा है? ज़मीन आपको कभी भी नुकसान नहीं देती। हमारे साथ हुआ ये कि हमने ज़मीन खरीदना छोड़ दी और पेपर्स खरीदना शुरू कर दिए। अगर आप पर्सनली मुझसे भी पूछे मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं समझती हूँ कि ये बेस्ट टाइम चल रहा है। बड़ी से बड़ी डील कितने की होगी ये? 90 मिलियन दिरहम की। 90 मिलियन दिरहम की। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए? हमारी मार्केट स्टक होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने गलत जगहों पे इन्वेस्ट करवाया। ना सिर्फ गलत जगह पे स्टक है, डी वैल्यू है। दुबई से पाकिस्तान आके बैठना क्यों पड़ा? सीडीए के बाद जो सबसे अच्छा आरओआई ऑफर हो रहा है और वो मिल रहा है वो गुलबाग से मिल रहा है। दुनिया आपकी मूव कर रही है, आपका आईटी, आपका चैट जीपीटी, आपकी टेक्नोलॉजी। दुबई से मेरा कोई मेहमान आता है और मैं उसको पाकिस्तान लेके जाती हूँ तो वो भी सरप्राइज होता है कि यार ये कितनी अच्छी प्लान सोसाइटी है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट में की जाए इन्वेस्टमेंट या बाहर की जाए? अब आप क्या मशवरा देंगे? आप अपने क्वेश्चन मार्क्स निकाल लें और आ जाए। अगर वो जवाब आपको मिल गए तो तब आप इन्वेस्टमेंट कर लो। 2017, 18, 20, 21 में किसी ने फार्म हाउस अगर लिया तो वो कहाँ तक गया, कितने में ख़रीदा और आज उसकी वैल्यू क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मेहमान हैं अतिया लियाकत साहिबा और 2018 में ये आती हैं रियल एस्टेट में और सेल्स में आती हैं एक एम्प्लॉय के तौर पे। लेकिन फिर जब 2018 के बाद जब आज हम बैठे हैं तो धरती.pk इनका पोर्टल है और एक नाम है पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा दुबई में कंपनीज़ है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट के जो मार्केटिंग के हवाले से बड़े बड़े नाम हैं उनमें से एक हैं। इन्होंने अपना ये सफ़र तय कैसे किया और आज की जो रियल एस्टेट की सिचुएशन है उसमें क्या किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज इसी पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। थैंक यू। तो सफ़र का आगाज़ कैसे होता है? 2018 ये बताने में तो ये है कि आपने कहा जी मैं आई थी, ये तो मुलाजमत थी। बिल्कुल मुलाजमत थी। बस 2018 में मैं ये देख रही थी कि मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए और बस किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप रियल एस्टेट में क्यों नहीं आती। तो रियल एस्टेट और ख़वातीन का थोड़ा सा समझा जाता है, जो मुझे सारे टेन्योर में भी देखना पड़ा कि यार रियल एस्टेट और ख़ातून जो है ना ये हमेशा दो मुख्तलिफ काम लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो मैंने अब बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी बताया और मैंने कहा कि जी चलें ठीक है हम इसको देखते हैं। सो मेरा ख्याल है 1 वीक में जब मैंने इसको समझा तो ये कोई इतनी मुश्किल थ्योरी नहीं थी, बहुत आसान काम था। और एक चीज़ इसमें मुश्किल थी जो मेरे लिए मुझे लगता था कि यार कोई बहुत सारे पैसों की ऑब्वियसली ये डीलिंग है, या आप कोई एक प्रोडक्ट यानी कोई आप कपड़े या जूते तो वो सेल नहीं कर रहे, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। तो वो शायद मुझे लगता था कि ख़वातीन पे ट्रस्ट लेवल नहीं होगा, जो कि मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हुआ। अच्छा। कि फीमेल पे जो ट्रस्ट का लेवल है वो लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको जो डर लग रहा था वो गलत साबित हुआ। वो गलत साबित हुआ। अच्छा, और आपकी जो पहली जॉब होती है ये किस तरह से आप आ गई? आपने कहा जी इसमें करके देखते हैं, ये किसी ने कहा, तो क्या यानी इसकी स्टार्ट कैसे हुआ जो आपका ये गलत साबित हुआ? कोई पहली सेल कैसे हुई, क्या हुआ, वो तजर्बा बताएं। अच्छा, जब भी आप किसी फील्ड में जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर आपको उसके अंदर अपने आप को प्रॉपर हर तरह से एंगेज करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं सेल्स में थी तो सेल्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी? सबसे पहले कि आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास उससे भी पहली चीज़ जो ये होना ज़रूरी है कि यार आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके अंदर कितनी पावर है। बिल्कुल ठीक है, वो कितना पॉलिश्ड है। वो आपके लिए, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ जो फेमिलियर नहीं है, जिसका लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। और एक ऐसी चीज़ जो एक ऐसा ब्रांड जो ऑलरेडी जिससे लोग अवेयर्ड हैं तो उस पे उसको सेल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जब मैं सेल्स में आई तो फिर मैंने देखा कि यार सेल्स के लिए आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर नॉलेज में सिर्फ ये नहीं है कि मैं टेबल पे बैठ के आपको इस फ़ोन का या इस लैपटॉप का मैं आपको बता रही हूँ कि जिसके अंदर ये फिर अगर मुझे इसको खोल के भी दिखाना पड़े। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपको साइट पे जाना पड़े एग्जैक्टली जो बायर है वो इतनी महंगी चीज़ को खरीद रहा है, पैसे लगा रहा है, जमा पूंजी अपनी लगा रहा है ज़िंदगी की, तो वो फिर उसके अगर आप किसी एक सवाल का जवाब भी मुतमिन ना कर सकें तो वो नहीं लेता। मैंने अपनी सेल्स टीम को जितनी भी आप कह लें कि हमारे मीटिंग्स हुए जिसमें हम सेल्स की टीच मैं करती थी, उसमें मैंने एक चीज़ बताई कि देखें
मैं अगर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाती हूँ, इवन हम एक फ़ोन खरीदते हैं, हम एक घड़ी खरीदते हैं, तो हम जी। सबसे पहले ये देखते हैं कि यार अगर हम ये इतने पैसे दे रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ वो दे रहे हैं, तो उसके बदले में हम कितने सिक्योर हैं, इसकी हमें वारंटी कितनी मिलेगी, ये कल को ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो ये हमारी सिक्योरिटी है, एज अ लाइक आप कह लें साइकोलॉजिकली ये हर ह्यूमन चाहता है, ठीक है। तो अब एक आप चीज़ लेने के लिए आ रहे हैं, एक फार्म हाउस है, एक घर है, एक कमर्शियल प्लॉट है या कमर्शियल बिल्डिंग है, तो ऑब्वियसली वो मिलियंस और उसकी बात हम कर रहे हैं। तो वो बंदा उस बंदे को कैसे पैसे दे के जाएगा जिसको ये पता ही नहीं होगा, वो उसको कन्विंस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो कहेगा कि हाँ भाई बताओ कल मेरे पैसे सेफ होंगे, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है, क्या प्लस कहाँ पॉइंट तक है, जाएगी? कहाँ तक जाएगा, ठीक है, इसका ग्राउंड कैसे निकलेगा। इवन यहाँ पे लोग आपसे ये भी सवाल पूछते हैं जब आप प्लॉट सेल करते हैं कि कल यहाँ पे पानी आएगा या नहीं आएगा, कभी पानी ठीक। का इशू तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पहली ऐसे- मरतबा आपने सेल क्या किया, कितनी अर्निंग हुई, क्या कैसे जज्बात थे आपके? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बताया मैं सैलरी बेस्ड उस पे मैंने किया, प्लस कमीशन था। ठीक है। और जब मैंने शुरू किया, ये आपका बहुत मज़े का सवाल है, जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास जिस सोसाइटी में मैं थी, गुलबाग ग्रीन, तो उसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक ग्रीन्स और एक रेजिडेंशिया। ठीक है। तो रेजिडेंशिया में आपके पास जो प्लॉट साइज है वो आपके पास 1 कनाल, 10 मरला, 5 मरला, 7 मरला, और जो ग्रीन्स है उसके पास, ग्रीन्स में जो है वहाँ पे आपके पास 4 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल एंड कमर्शियल है। ये फार्म हाउसेस? ये फार्म हाउसेस है। तो अब आपने फोकस जो है वो आपके पास पूरी सोसाइटी है, आपने 5 मरला से लेके आपकी टेबल के ऊपर सब है। तो वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी जो पहली डील हुई वेरी फर्स्ट, तो वो वैसे तो होनी चाहिए थी कि 5 मरला से मैं स्टार्ट करती, फिर 7 हाँ। मरला, फिर 10 मरला, आहिस्ता फिर आहिस्ता। 1 कनाल। तो मेरी जो पहली डील हुई थी वो मेरी 5 कनाल की हुई थी। ओह! और मेरे अपने टेन्योर में आज तक भी मैंने इस पूरे रियल स्टेट फील्ड में जब से मैंने स्टार्ट किया आज तक कभी भी एक सिंगल 5 मरला का प्लॉट नहीं सेल किया। और मेरे साथ एक इशू डे फर्स्ट से था कि मुझसे बड़ा प्लॉट आप सेल करवा भी लें और मेरे पास बायर भी है, छोटी प्रोडक्ट मुझसे सेल नहीं होती। तो ये 5 कनाल का प्लॉट था पहले? 5 कनाल का प्लॉट तो था। कितना क्या उसकी मालियत होगी, कमीशन क्या बना, मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, उसकी मालियत थी 2 करोड़ 85 लाख, ठीक ठीक है। है। और उसमें जो मेरा कमीशन बना था वो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि मुझे 1% यही मिला था, 2,80,000 और 85,000। आपकी जो उस वक्त अगर सैलरी बताना पसंद करें तो क्या होगी? मेरी उस वक्त की जो सैलरी थी मेरे लिए तो वो भी बहुत हैंडसम अमाउंट जी, था, 30,000 था। 30,000। और फिर आप एक से डील करने के बाद आप अपनी सैलरी समझ लें कि आपने कोई आधे साल से ज़्यादा तो अपनी सैलरी निकाली, साल की निकाल ली बल्कि। हाँ, साल की निकाल ली, लेकिन हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बहुत सारी फील्ड्स में होता है, नॉट इन ये कोई रियल एस्टेट की मैं बात नहीं कर रही कि आपके पास अगर कुछ पैसे आ गए तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आपने कुछ क्या लोग, किया? हाँ वही, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके पास पैसे आते हैं तो उनकी मोटिवेशन का लेवल बढ़ ज्यादा जाता बढ़ है। जाता आप है। किन लोगों में शामिल हाँ, हैं? तो मैं दूसरे वालों में थी। ठीक जब है। मेरे पास पैसे आए और मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छा काम होगा और बहुत सारे पैसे आ गए, तो मेरी स्पीड, मेरी मोटिवेशन लेवल और मेरे काम के ऊपर फोकस पहले से ज़्यादा हो गया। तो फिर यानी फिर तो आप आगे बढ़ते गए। बड़ी से बड़ी डील कितने की होगी एक जो आपने की होगी? अभी तक की? जी। ये तो फिर ये तो ना ही पूछें तो नहीं, अच्छी बात मैं है। ये नहीं पूछ यानी वैसे ज़रा लोगों को मोटिवेट करने के लिए, यानी देखें ना, आपने एक बैरियर तोड़ा है। एक बैरियर ये है कि रियल एस्टेट, देखिए बाहर तो होता है लेकिन पाकिस्तान में रियल एस्टेट खातून कैसे आएगी, फिर सेल, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपने कहा ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं लोगों के, और वो फिर गलत साबित भी हुए। यानी आपके पास फिर ये भी होता होगा, बाद में लोग कहते होंगे यार इनके पास ज़्यादा लोग आते हैं, ये पक्के बाहर बन गए हैं वो। तो बड़ी से बड़ी डील आज तक कितने की हुई है? अब आप दुबई में 2 कंपनीज भी हैं, यहाँ पे भी काम कर रही हैं, वहाँ भी कर रही हैं। मैं आपको उसका डील का टोटल वो बता देती जी, हूँ जी, कि जी। वो कितने में हुई है। उस पे फिर सारे लोग अवेड हैं, जो खरीदते हैं उनको भी पता है कि जब कमीशन खरीदते हैं, कितना देते ठीक हैं, है। और जो मेरी फील्ड से लोग हैं उनको भी पता है कि कमीशन इतना होता है। अभी तक की मेरी जो सबसे बड़ी डील है, अगर मैं उसको पाकिस्तानी रुपीस में आपको बताऊं या मैं आपको अगर ईडीज में बताऊं, तो वो कोई 90 मिलियन दिरहम की। 90 मिलियन दिरहम की, ये सबसे बड़ी डील है। ये अभी तक वाह। की मेरी सबसे और बड़ी।
2018 से हम बैठे हैं 2025 में, नहीं 7 साल हुए हैं आपको 7 साल। रियल एस्टेट में। अच्छा, अब जब इतना कुछ आपने तो फिर इस्लामाबाद की कई सोसाइटीज़ के साथ भी काम किया, पूरे पाकिस्तान में किया, फिर इंटरनेशनली भी किया। आज जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में अभी कोई रियल एस्टेट की बात करें तो लोग कहते हैं नहीं नहीं यार, अब तो ये बैठ गई है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, कोई मामला नहीं है। आज आप बताएं कि क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा है? देखिए, हर इंडस्ट्री में ना 2 किस्म के लोग होते हैं। एक उस इंडस्ट्री को समझने वाले मैच्योर लोग होते हैं, और एक वो होते हैं कि जो आपको देख के, मुझे देख के उस इंडस्ट्री को जॉइन करते हैं, ठीक है? मैं अक्सर लोगों को आजकल, अपने इन्वेस्टर्स, अपने क्लाइंट या अपने फ्रेंड्स को एक बात समझाती हूँ कि इस वक्त जो रियल एस्टेट है ना, ये मैच्योर लोगों की इंडस्ट्री है। चाहे वो आपका डेवलपर है, ठीक है। चाहे वो आपका एंड यूजर है, या वो आपका इन्वेस्टर है। इस वक्त वो जो लोग आपको और मुझे देख के आए थे ना, वो थक के जा चुके हैं। जिन्होंने कहा जी वो, बूम आ गया है, पैसे बूम आ डालो। गया, वो देख के आए, वो मैडम अतिया ने तो बहुत सारे पैसे कमा लिए, ये क्या कर रही हैं, इनके पास कौन सी गाड़ी, रियल एस्टेट में है तो मैं भी रियल एस्टेट को ज्वाइन कर लूँ। वो लोग सस्टेन नहीं कर पाए। मार्केट थोड़ी सी जब अनस्टेबल हुई तो उन लोगों के रास्ते जो है वो वापस अपनी दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ चले गए जहां से वो आए थे, ठीक है? अब इस वक्त जो वो था ना, एक आया था कि जब मैंने आपको बताया कि देखा देखी, वो जो एक आ गया कि मेरी सोसाइटी है तो आपकी भी सोसाइटी आ गई। फिर 4 कनाल पे भी एक सोसाइटी ऑनर बैठा हुआ है, और 400 कनाल पे भी एक सोसाइटी ऑनर बैठा हुआ है। और आप सुबह उठते थे, मैं एज अ रियलिटर जब देखती थी तो सुबह फेसबुक के ऊपर मुझे कोई 4 सोसाइटीज जो थी वो डेली नहीं मिलती थी। उसके ऊपर क्या था, अप्रूवल्स तो आपके पास रातों रात नहीं आते। आपकी जो लैंड परचेजिंग है, प्लानिंग है, आपका लेआउट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए आपकी ये बहुत लंबी एक होमवर्क का वो होता है। तो वो चीजें जो हैं, वो मार्केट जो है, मुझे लगता है कि अब क्लीन होना शुरू हो चुकी है। ये जितना अरसा पीछे गुजरा है, ये जो गुजरा इसमें आपने कहा कि अब प्योर इसमें लोग रह गए हैं, जो रह गए हैं, जो रह गए हैं अभी, वो भी प्योर हैं, और इसके बाद जो रह जाएंगे ना, वो तो बिल्कुल 100% आपके पास क्लियर आ जाएगा, ठीक है? उसमें फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप बिल्कुल सिक्योर होंगे, आप सेफ होंगे। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए? यानी बेशक मैं एक बात कर रहा हूँ जिसने 5 मरले का प्लॉट लेना है, या जिसने कोई अपार्टमेंट लेना है, या बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या देखना चाहिए? देखिए, आपने भी सुना होगा और बाकी सब ने भी, मैंने भी सुना कि यार, ज़मीन आपको कभी भी नुकसान नहीं देती, ठीक है? अगर आप ज़मीन पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो आप कहीं पे भी करते हैं, ज़मीन आपको नुकसान नहीं देती। हमारे साथ हुआ ये कि हमने ज़मीन खरीदना छोड़ दी और पेपर्स खरीदना शुरू कर दिए। ठीक है, आप फाइलों की तरफ। मैं फाइलों की बात करूँ, आप ज़मीन जहाँ पे आपको मिलती है आप वहाँ पे खरीदें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो डेवलपर आपको ज़मीन दे रहा है, दैट्स मीन कि उसके पास ऑनरशिप है, उसने प्लान करना ही करना है। वो डेवलपमेंट में लेट हो सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली वो एक ब्लॉक पे शुरू करेगा, कभी पहले रोड बनेगा, कभी कुछ और उसका वो प्लानिंग्स होंगी, ड्रेनेज सिस्टम होता है, लेकिन आपके पैसे नहीं डूबेंगे। आपके पैसे नहीं। आप इस वक्त भी और इस टेन्योर में, आज से 1 साल पहले भी, जिस बंदे ने जमीन में इन्वेस्ट किया है ना, वो आज भी सिक्योर है, आज भी सेफ है। जिस डेवलपर के पास जमीन है, वो कल भी सेफ था, आज भी सेफ है, कल भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है, ठीक है, बिकॉज उसके पास लैंड है। इस मार्केट में, या आप जो कहना चाह रहे हैं कि भाई लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप देखें कि क्या आपके नाम पे सोसाइटी, व्हाटएवर वो कोई भी सोसाइटी है, क्या वो आपको लैंड ऑनरशिप दे रही है? जो चीज आप खरीद रहे हैं वो 5 मरला की है या 5 कनाल की, क्या वो आपको मिल भी जाएगी? हाँ, आपके नाम पे सोसाइटी वो ट्रांसफर कर रही है, आप उस जमीन के ऊपर हैं, आप उसकी प्लानिंग को देख सकते हैं, सो आप बिल्कुल सेफ हैं। और अगर आपको सिर्फ फाइल मिल रही है, कागज थमाए जा रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है। और दूसरा देखिए, पहले हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अभी सोशल प्लेटफॉर्म्स भी इतने ज़्यादा आ चुके हैं और लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस है। जब आप किसी सोसाइटी को देखते हैं, आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप लैंड से लेके उनके अप्रूवल से लेके हर चीज़ सब चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? सोसाइटी बिल्कुल ऐसा ही है, एक दिन में डेवलप नहीं होती, टाइम लगता है। आप हो सकता है आज आप इनिशियली किसी सोसाइटी में बुकिंग कर रहे हैं तो उसको 2 साल बाद आपको प्लॉट वो देगी, लेकिन इनिशियली जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो अप्रूवल ज़रूरी हैं, जो लैंड की वेरिफिकेशन ज़रूरी हैं, वो आपका राइट बनता है कि आप देखें। अब पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट जो है इस वक्त, ये मार्केट स्लो है, ये तो एक फैक्ट है।
क्या अब दो तरह के लोग हैं, जो कि आपकी गुफ्तगू में बार बार दो तरह के लोग आते हैं। तो एक तो वो हैं जो बेचारे सोचते हैं कि यार घर बना लें, छोटा 5 मरला 10 मरला ये वो, और एक वो हैं जो इन्वेस्टमेंट की गर्ज से, चाहे वो छोटा प्लॉट हो या बड़ा प्लॉट हो। अब दोनों तरह के जो लोग हैं, एक तो मजबूरी है, वो तो चल रही है मार्केट, लोगों ने घर बनाने। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नुक्ता नज़र से रियल एस्टेट की तरफ देखते थे, उन्होंने पैसे भी कमाए, उनके लिए आज क्या मशवरा है? क्या ये मार्केट ऊपर जाएगी? क्या ये आज का जो टाइम है ये बेहतर टाइम है या मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए? क्या कहेंगे आप? मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप पर्सनली मुझसे भी पूछे मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं समझती हूँ कि ये बेस्ट टाइम चल रहा ये है। वाला ठीक है, क्यों? मैं अभी लास्ट 2023 स्टार्ट में मैं यहाँ से मूव कर गई थी, दुबई चली गई थी। ठीक है, दुबई में मेरी अपनी कंपनी है और ये दुबई की रियल एस्टेट में मैं काम करी थी। ऑल्दो कि मैं यहाँ पे भी मेरा काम चल रहा था, मैं एक सोसाइटी को भी एज अ ओवरसीज सेल्स हेड भी सर्व कर रही थी। मेरा अपना जो पीछे का क्लाइंट था, मैं उसको भी फॉलो अप कर रही थी। ग्रीन्स में भी, गुलबाग ग्रीन्स की भी मेरी डील्स हो रही थी, लेकिन जो मेरा मेन फोकस था तो वो दुबई में था। अब अगर मैं वापस आई हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, इस वक्त दुबई एक इंटरनेशनल मार्केट है जी। और वो पूरी दुनिया में बिक रहा है। वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सिर्फ दुबई की बात नहीं है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वो पूरी दुनिया में सेल हो रहा है। उसकी रियल एस्टेट की तो शोहरत पूरी दुनिया में है। उसकी जो इंडस्ट्री है इस वक्त, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपकी रियल एस्टेट की चल रही है, देन टूरिज्म की चल रही है। तो मैं वहां से अगर वापस आई हूँ तो मुझे ये फील भी हुआ है और मुझे ये रिस्पॉन्स भी मिला है कि ये बेस्ट टाइम है। आपका वही जो जेन्युइन बायर था वो इस वक्त बाइंग कर रहा है, जिसको अवेयरनेस है ना, जो इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था और जुड़ा रहेगा, वो इस वक्त बाइंग कर रहा है। आपका जो डेवलपर है, जिसका प्लान था, जिसका विजन था कि उसने ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, वो इस वक्त भी काम कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि इसी में जब लोग दाएं बाएं कह रहे हों कि भाई मार्केट बड़ी स्लो हो गई है, तो ये बाइंग का बेस्ट टाइम वो होता है। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीज़ों में हमने भी गलतियाँ की हैं, कुछ चीज़ों में हमने बहुत गलतियाँ की हैं कि हमने अपने कुछ मार्जिन, मैं भी रिलेटिव हूँ, मेरे सब बहन भाई जो काम कर रहे हैं, हमने अपने मार्जिन को देखते हुए ना क्लाइंट को और क्लाइंट के पैसे को हमने डिट्रैक कर दिया। अगर फाइल में हमें, लेट्स सपोज अगर मैं 5 कनाल की बात करती हूँ, तो 5 कनाल में मुझे बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए थी जिसका क्लाइंट मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या था कि मेरा जितना बड़ा प्रोडक्ट होगा और जितनी बड़ी पॉकेट होगी, आपकी एफर्ट भी उतनी ज़्यादा लगती है और आपको कन्विंसिंग पावर भी उतनी ज़्यादा चाहिए होती है। और वो मैंने क्या किया कि जब वो फाइल पे आ गया और फाइल में मैंने देखा कि यार 3 लाख रुपए की फाइल है और 3 लाख रुपए का बायर जो है, अगर 5 कनाल का बायर 5 करोड़ का या 10 करोड़ का, आप सोचेंगे कि अगर 100 में से 5 लोग होंगे तो 3 कनाल वाले 90% आपको मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, वो 3 लाख रुपया इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि यार ये 3 लाख वाला जो है, इसको हम गलत जगह पे इंगेज करें। उसके पास 3 लाख ही है जो हम उसका स्टक कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसके 3 की बजाय उसको 10 पे मोटिवेट करके, कन्विंस करके एक ऐसी चीज देते जिसमें से वो 10 लाख रुपए वापस निकलते। आज जिसने 3 लाख की फाइल खरीदी है, वो उसकी वहीं पे है, उस बेचारे की पूरी जमा पूंजी वही थी, लेकिन वो 3 लाख में भी नहीं है। आप उसको अगर सेलिंग के लिए ऑफर देते हैं, मैं आपको कॉल करती हूँ कि सर मेरी फाइल थी, मैंने आपसे 3 लाख में खरीदी थी या 18 लाख में खरीदी थी या 20 लाख में, आप उसको मुझे सेल कर दें, मेरे पैसे निकाल दें। तो मैं आपको आगे से जवाब देती हूँ कि सर सॉरी, उसकी तो अब ये वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एग्री नहीं है कि अपना पैसा जो है उसको डी वैल्यू करके वहां से बाहर निकाले। हमारी मार्केट स्टक होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने गलत जगहों पे इन्वेस्ट करवाया, गलत जगहों पे लोगों का पैसा डाला, और जब आपका पैसा एक जगह पे स्टक है, हमारी पॉकेट है ना, हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक वो है कि यार इतने लोगों के पास इतना पैसा है, हमारा वो पैसा ना सिर्फ गलत जगह पे स्टक है, डी वैल्यू है। जब आप किसी को अपना पैसा निकालने के लिए बोलते हैं, आप उसको ऑफर करते हैं, कहते हैं नहीं यार नहीं निकालो, तो वो रोटेशन रुक गई है। वो जो सॉलिड चीज है, जो आपकी जमीन है, जो आपकी लैंड है, जो आपका काम करने वाला डेवलपर है, उसकी चीज भी सेल होना रुक गई, बिकॉज हमारा पैसा एक गलत जगह पे स्टक हो चुका है। तो अब पाकिस्तान की, और वैसे तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि दुबई की रियल एस्टेट से हम कोई कंपैरिजन करें, लेकिन आपने मुझे जब ये बात कही ना, आपने कम वक्त में बहुत अच्छा मुकाम देखा है, अपनी कंपनीज बना ली,
आपने कहा कि मैं वहाँ से इधर आ गई हूँ तो कुछ देख के ही आई हूँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो अब मैं इसको ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि भाई आप बाइंग करें इन्वेस्टमेंट, क्या लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आप अभी किस चीज़ पे काम कर रही हैं, आपको दुबई से पाकिस्तान आके बैठना क्यों पड़ा? मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली दोबारा से अपने ही होम ग्राउंड में। गुलबर्ग ग्रीन सीडीए के बाद आपका सबसे बड़ा ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान का भी, अगर आप पाकिस्तान के भी टॉप ब्रांड्स में से देखें हाउसिंग सोसाइटीज़ में से, तो गुलबर्ग ग्रीन एक अपनी मिसाल है। जी। और उसमें भी गुलबर्ग में भी ग्रीन्स में जैसे आप कह लें कि कुछ जगह जो होती हैं वो बहुत ख़ास होती हैं। कराची में भी कुछ जगह बहुत ख़ास हैं, लाहौर की भी हैं, पेशावर की भी हैं, कोयटा की भी हैं। तो इस्लामाबाद की भी कुछ लोकेशंस जो है ना वो बहुत ख़ास हैं और हमेशा रहेंगी। एक तो इसकी लोकेशन जो है वो दी बेस्ट है। आप जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ को कंपेयर करेंगे तो गुलबर्ग जैसी लोकेशन किसी के पास नहीं बनती। दूसरा उसकी प्लानिंग, उसका रोड प्लान, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबके सामने है, वो खुद एक मिसाल है। जो भी बंदा फर्स्ट टाइम आप किसी को भी पाकिस्तान से या बाहर की भी किसी मार्केट से, यानी दुबई से मेरा कोई मेहमान आता है और मैं उसको पाकिस्तान लेके जाती हूँ, तो वो भी सरप्राइज होता है कि यार ये कितनी अच्छी प्लान्ड सोसाइटी है ना। और दूसरी चीज़ क्या थी कि ये जो अभी आईटी हब है, आपको पता है दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया आपकी मूव कर रही है, आपका आईटी, आपका चैट जीपीटी, आपकी टेक्नोलॉजी और आपका ये अभी गुलबर्ग की जो प्लानिंग है वो इस पार्क एवेन्यू के ऊपर आईटी हब की, अच्छा, जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इस वक्त वो आईटी हब के ऊपर। उसमें आपका जो फायरवॉल का नेटवर्क है, वहाँ पे जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, वो आपकी आने वाली इस पूरी जो दुनिया के साथ आपकी मार्केट चल रही है ना, उसको कम्पीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो आईटी हब है, नाम से ही बता रहा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की बड़े जो आईटी सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। और लेकिन क्यों आ रहे हैं, यानी क्या लोकेशन ज़्यादा ख़ास है या कुछ इन्होंने फैसिलिटेशन नेक्स्ट लेवल की कर दी है, क्या वजह? और आप जो इसको देख रही हैं क्यों, इसमें क्या ख़ास अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई उसमें करूँ, तो जब हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं ना जी, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें सबसे अच्छी चीज़ मिले और उसके साथ साथ हमें प्राइस भी ऐसी मिले जो अनबिलीवेबल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर ना एक्सेसरीज ऐसी होनी चाहिए जो किसी दूसरे के पास ना ना हो। हो, वो सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आईटी हब में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रियलिटी है जो आप अगर इस वक्त आप किसी भी जगह पे सीडीए की बात करते हैं, अगर आप किसी भी जगह पे कमर्शियल प्लॉट लेते हैं 10 मरला का, 7 मरला का, 12 मरला का, तो उसका अगर आप प्राइस वैल्यूएशन निकालते हैं, आपको एक चीज़ अगर आप G11, I8 और या आप इस तरफ चले जाएं, ये जो है I9 वाली साइड से अगर आप ट्रैवल करके जाते हैं सरीना, लेट्स सपोज अगर हम चले गए, तो जो आपका टाइम ड्यूरेशन सीडीए से वहां तक का बनता है, सीडीए सेक्टर से भी, ठीक है, उससे भी कम में, G11 से मे बी लेस देन। अभी मैं ये इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि हम टाइम कैलकुलेशंस करेंगे कि G11 से अगर हम सरीना जाएं और गुलबर्ग से जाएं तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो आपका ये सिग्नल फ्री जोन बनता है, कॉरिडोर आपका बनता है, और आप जो है मेरा ख्याल है विद इन अ मिनट्स 10 to 12 मिनट्स यू विल बी लाइक सेक्टर 8 और सरीना जी। तो आपको प्राइस जो सीडीए में मिलता है G11 में, I9 में, I8 में या और डिफरेंट लोकेशंस पे G9 में, उससे आपको 10%, 20%, 30% पे एक कमर्शियल प्रोडक्ट मिलता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी रोड प्लानिंग, जिसके मैप, जिसकी हर चीज, जिसकी डेवलपमेंट वो बहुत हायर लेवल की हुई हुई है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले तो जो हमारा कंसर्न होता है कि बहुत अच्छी चीज मिले और अनबिलीवेबल प्राइस में मिले, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके बाद क्या है कि आप रेंटल वैल्यूज निकालते हैं, आप फ्यूचर मार्जिन्स निकालते हैं कि आज जो मैं प्लाट ले रही हूँ, जो आज मैं खरीदूंगी, तो इसके अंदर मुझे कितने पोर्शंस जो हैं या कितनी एप्रिसिएशन के लेवल्स आएंगे, इसकी क्या वैल्यू बनेगी, कहाँ तक जाएगी। अब सीडीए में अगर आप देखें तो मैं ये समझती हूँ कि वो अपनी एक मैक्सिमम एप्रिसिएशन पे जा चुका है। यानी अगर आप एक प्लॉट की कीमत लेते हैं, आप अगर आज 50 करोड़ पे ले रहे हैं, तो वो बहुत जाएगा तो वो 52 करोड़ रुपए में 55 पे चला जाएगा, तो वो अपना एक मैक्सिमम एप्रिसिएशन पकड़ चुका है, बिकॉज वो डेवलप है, बहुत अरसे से है, बहुत टाइम से है।
गुलबर्ग की अगर आप इस वक्त बात करें तो जो चीज़ आज आप ले रहे हैं 10 CR में, लाइक मैं आपको अगर ये चीज़ दे रही हूँ IT हब का जो प्लॉट है 50/60 का, तो इसके ऊपर एप्रिसिएशन के चांसेस जो हैं वो आपके पास 100% है। अच्छा। अगर हम इसको CDA से ना भी कंपेयर करें, हम गुलबर्ग के अंदर ही हम इसको कंपेयर करें, तो गुलबर्ग के जो वो हैं कमर्शियल हब्स हैं, बाकी जो हैं बिजनेस स्क्वायर है, सिविक सेंटर है, बिजनेस पार्क है, डी मर्कज है, तो वहाँ पे इस वक्त जो आपका पर स्क्वायर यार्ड रेट बन रहा है वो कोई 5 लाख to 6 लाख बन रहा है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं विद LOP, NOC, डेवलप, पोजीशन, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड में। ओ, ये तो उससे आधा आधे हाफ ये है। हम अभी गुलबर्ग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी बाहर नहीं कंपैरिजन अभी किया। हम बाहर तो नहीं करें। तो आपके पास जो एप्रिसिएशन के स्टेजेस हैं वो आपके पास जितनी लेयर्स एप्रिसिएशन की हैं, आप अभी पहली स्टेज पे हैं। आपने बाइंग की, उसके बाद फिर जब रोड के ऊपर वो आपका एस्फाल्ट हो गया, आपका एक बिल्डिंग आपकी तैयार हो गई, फिर उसके बाद आपका नेबरहुड आ गया, वहाँ पे रोड एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, तो वो एप्रिसिएशन आपके पास अभी 100% का मार्जिन है। तो अभी जो IT कंपनीज हैं वो इस तरफ आई हैं, क्या सिचुएशन है अभी, क्या हुआ, क्यूरीज क्या हैं, लोगों ने कुछ बाइंग की है नहीं की, क्या सिचुएशन है? आप अगर ये देखें कि इस वक्त जो गुलबर्ग की जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो आपका रेंटल टेनेंट बैठा हुआ है वो 70% या तो कॉर्पोरेट ठीक है और IT से रिलेटेड कंपनी से बैठे हुए हैं। ठीक अच्छा। है, यहाँ पे इस वक्त भी जो मार्केट है आपकी, बिकॉज फिर वही बात है कि अगर आप CDA किसी ब्लू एरिया में किसी भी जगह आप अपना रेंटल का कंपैरिजन भी निकालते हैं तो वो यहाँ पे इस वक्त आप 50% पे हैं, यानी आप अगर वहाँ पे 100 रुपीज में वो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास 50% लेस में है। और प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, एमेनिटीज, वो सब आप इंजॉय अच्छा, करें। इसको थोड़ा सा इस तरह से नहीं देखते, जैसा आपने कहा जी सिग्नल फ्री जोन है, यानी यहाँ से इस्लामाबाद के ये जो मेन सेक्रेटेरिएट है, वजारतें हैं, बाकी जगह हैं, ये फासले जो हैं या इस लोकेशन पे जहाँ पे आपने कहा ना इसकी वैल्यू बहुत ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, या आप कह रहे हैं शोर जाएगी, इसकी और क्या वजूहत हैं? यानी एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि गुलबर्ग के साथ ही कंपैरिजन विद इन द गुलबर्ग ही इसकी कीमत बहुत अच्छी मिल रही है, उसके अलावा क्या चांसेस है, क्या वेन्यूज़ यहाँ पर ओपन हो सकते हैं? देखिए, इसके अंदर तो वो सारे चांसेस मैंने आपको बताए, लेकिन एक चीज़, एक प्रोडक्ट ऐसा होता है ना कि आज हमने ये जब पेपर प्लेन निकाला, कोई भी प्लेन पेपर है तो उसकी प्राइस अलग होगी, जब उसके ऊपर हम कुछ लिख देंगे और फिर कैसा लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर हम क्या प्रिंट करते हैं, तो उसके बाद उसकी वैल्यू एडिशन शुरू हो जाती है। तो अभी ये जो IT हब है, ये प्लॉट हमारे पास प्लेन पेपर की तरह खाली तैयार होके आए हैं, और जैसे जैसे इसके ऊपर आपके स्ट्रीट लाइट्स लगते हैं, आपके रोड एस्फाल्ट होते हैं, आपकी कोई बिल्डिंग आ जाती है, आपके सामने बहुत सारी ऐसी फ्यूचर प्लानिंग्स आ रही हैं, बन रही हैं, वो स्टार्ट होंगी, तो आपके उसके ऊपर पेपर के ऊपर वो सारी डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी, तो आपके वैल्यू एडिशंस। जो लोग इस नुक्ता नज़र से भी देख रहे हैं कि यार हम कोई बाइंग करें, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाएं और रेंटल वाली सिचुएशन में आ जाएं, उसके लिए भी ठीक बेस्ट ROI इस वक्त, फिर वही मैं बार बार बात कर रही हूँ कि अगर आपको CDA के बाद जो सबसे अच्छा ROI ऑफर हो रहा है और वो मिल रहा है, वो गुलबर्ग से मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप तो खुद कायल हो गई कि भाई अगर ऑप्शन मिले कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट में की जाए इन्वेस्टमेंट, जो बड़ा इन्वेस्टर है, या बाहर की जाए, तो अब आप क्या मशवरा देंगी? देखिए दोनों तरफ आपकी स्टेज है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात करनी चाहिए डिस्क्लोज या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने दुबई रियल एस्टेट में एक चीज़ देखी और मुझे लगता है कि ये हमारा आप कह लें कि हमारी इंडस्ट्री के लिए चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप उसके बायर की वो निकालें ना, परसेंटेज निकालें, जी। तो दुबई में आप 100% में से 40% जो बायर है वो पाकिस्तान का है। और ये इन्हीं 2 सालों की मैं आपको परसेंटेज बता रही हूँ, वहाँ पे रेशियो इतनी तेजी से बढ़ी है पाकिस्तान की, बिकॉज फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास यहाँ पे इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा आ गई और वहां पे हमें उस मार्केट ने सिक्योरिटीज बहुत देना शुरू कर दी। ठीक है, अब वो जैसे मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह 2026 में वो जो हमें इनसिक्योर करने वाली जो चीजें थी ना, वो किल होना शुरू हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो पेपर्स थे और वो जो हर बंदा सुबह आके विदाउट एनी
आप अप्रूवल्स जो है वो ये ले लो सोसाइटी भाई, अनाउंस, इतने में ले लो, हाँ, ये मैं वो। ये दे रहा हूँ, मैंने अच्छा, तो ये हमने ख़ास तौर पे फ्लड में देखा, पाकिस्तान लाहौर में ख़ास तौर पे सोसाइटीज़ थी, कुछ नहीं था उनके पास, कोई वर्क नहीं था, बेचारों ने घर बना लिए, सब कुछ तबाह हो गया। जब विदाउट प्लानिंग आप जाते हैं कहीं पे, तो फिर इसके ये नताइज भी होते हैं। आपने खबर भी साथ में दे दी कि 2026 जो है वो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा साल साबित होगा। इंशाल्लाह। इसको यानी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन भी करें। मैं सिर्फ इसको इसीलिए आप स्टेबिलिटी की वजह से कह रही हैं, आप मार्केट में कुछ देख रही हैं, कुछ कोई ऐसी बात जो व्यूअर्स को पता चले? मैं ये समझती हूँ कि 2025 में हो जाना चाहिए था, लेकिन वही होता है कि यार ट्रस्ट ब्रेक करना आसान होता है, उसको वापस रीबिल्ड मुश्किल करना है। बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो हमारे यही हम लोगों ने खुद अनफॉर्चुनेटली लोगों का ट्रस्ट जो हमने ब्रेक किया ना, अब वापस उसको रीबिल्ड करने का टाइम शुरू है, ठीक है, ठीक और है। वो हो रहा है। इंशाल्लाह वेरी सून आप देखेंगे कि ये जितने भी ये लोग थे जो आए थे कि जी मेरी सोसाइटी है, मैंने गेट लगा दिया और गेट के बाद एक नाम अनाउंस किया और उसके ऊपर फाइलें बेचनी शुरू कर दी, वो चले गए इसमें से। हाँ, उनमें से 50% 60% लोग जो हैं वो वापस अपनी इंडस्ट्री की तरफ जा चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ वही लोग काम करेंगे अगले कुछ दिनों में जो लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जो प्लानिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो अप्रूवल्स लेने के बाद काम कर रहे हैं, और वो आपको ट्रस्ट देंगे। अब जब मैं आईटी हब में एक बंदे को एक श्योरिटी दे रही हूँ, ठीक है, मेरा एक 8 साल का एक्सपीरियंस है, उस 8 साल के एक्सपीरियंस में अगर आपने मेरे साथ 4 दफ़ा कोई चीज़ ट्रेड की है तो आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, आपको पता है कि यार ये कुछ ना कुछ निकालती है, यहाँ से देती है वापस। आप मेरे उसके ऊपर चल रहे हैं कि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ तो खुरम साहब आप ये वाली चीज़ ले लें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब उस क्लाइंट को क्योंकि मैंने गलत चीज़ नहीं दी, मैंने उसको गुलबाग ग्रीन का अगर कोई फार्म हाउस दिया है, मैंने कोई कमर्शियल प्लॉट दिया है, तो आज भी वो एप्रिसिएशन पे ही है, बिकॉज वो लैंड था, वो प्लान था, वो लोकेशन थी, वो ब्रांड था। और अब इस वक्त जो है आप आईटी हब की अगर मैं बात करूं तो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि यार अगर आप ये बाय कर रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन मार्क्स निकालें और आ जाए, ठीक है, मेरे से जवाब भी लेते जाएं। मेरे से जवाब ले लें, आपके जो सवाल हैं अगर वो जवाब आपको मिल गए तो तब आप इन्वेस्टमेंट कर लें, तो आपके पास कोई और ऑब्जेक्शन रह ही नहीं जाता, आपके पास कोई रीजन नहीं रह जाता। एक सवाल ये है कि आप खुद भी कहते हैं ना कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं डालने चाहिए। आप खुद ज़ाती तौर पे जब, अब क्या आप सिर्फ रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करती हैं या आपने दूसरे सेक्टर्स में भी आप खुद कहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं? देखिए फिर वो ये जो जिस इंडस्ट्री में होता है उसकी वो grip सारी भी होती है। एक्सपर्टीज जो है ना हाँ। वो उसकी वहीं पे होती हैं। तो मेरी क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ वहाँ पे, लेकिन 2 और काम भी मैं करूँ। दुबई में भी मेरी एक टूरिज्म कंपनी है, AI टूरिज्म क्लब के नाम से, और बाकी छोटे मोटे काम तो वो लेकिन आप कह रहे हैं कि 80% या 90% रियल एस्टेट में आज भी इन्वेस्टमेंट उसी तरह से आपकी बिल्कुल मौजूद है। रियल एस्टेट। तो अतिया साहब क्या अपने तजर्बे से आप क्या रिकमेंड करेंगी, यानी पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करनी हो कहाँ पे करनी चाहिए, क्या सोच के करनी चाहिए, क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए मैं इस वक्त आपको जेन्युइनली वो बात बता चुकी हूँ, हमारे इस सारे सेशन में वो बार बार रिपीट हुआ है कि आप सबसे पहले देखें कि आपके पास अप्रूवल्स किस सोसाइटी के हैं, आपके पास लैंड है, आपके पास प्लानिंग है, आपके पास लोकेशन है, जो रियल एस्टेट में बहुत मैटर ये तो आप हर जगह पे देखें ना, पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल। देखें, ठीक और है। मैं इस वक्त आपको बताऊं कि ये मेरी रिकमेंडेशन कह लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट कह लें, ये मेरा कॉन्फिडेंस कह लें कि आप प्लीज आएं, एक दफा आईटी हब को आके विजिट करें। गुलबाग ग्रीन आप खुद इटसेल्फ एक ब्रांड है, उसकी प्लानिंग, उसकी लोकेशन, और आप वहां पे आके देखें कि आप इस वक्त जो प्राइस आपको मिल रहा है वो प्राइस है जब लोग सोचते होंगे कि यार एक ज़माने में गुलबर्ग में हमें फार्म हाउस मिल रहा था, इस प्राइस में मिल रहा था और हमने मिस कर दिया। अच्छा, और इसमें एक पॉइंट मुझे दें, 2017, 18, 20, 21 में लोगों की अगर वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर्टी की बढ़ी है गुलबर्ग ग्रीन्स में, तो एक आम आदमी के लिए, लेमैन के लिए, किसी ने फार्म हाउस अगर लिया तो वो कहाँ तक गया, कितने में ख़रीदा और आज उसकी वैल्यू क्या होगी, या घर प्लॉट लिया तो वो कहाँ तक गए। एक आपने तो बहुत सी यूनिट सेल की है ना अपने हाथ से, तो क्या कहाँ से शुरू हुई बात और आज कहाँ पे गई हुई है? 2018 में खरीदे जाने वाली एक प्लॉट कोई 2018 में जो प्लॉट, अगर मैं उसी प्लॉट की बात करूं जो 285 में मैंने सेल किया था, पहला प्लॉट 5 अगर मैं आज आपको उसकी जो जेन्युइन
एक वो है वैल्यू है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कोई 11 करोड़ से 13 करोड़ के दरमियान में। ओह, ठीक है, और आप देखें फिर जो जो आपके यानी पास चीज 7 सालों में 8-9 करोड़ रुपया 9 उसकी करोड़ कीमत रुपए बढ़ उसकी गई। बढ़ी है। हम्म, और इस वक्त लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में हमारा बहुत नुकसान हो गया, चीज़ें हमारी डेप्रिशिएट हो चुकी हैं, हमारा पैसा डेप्रिशिएट हो चुका है, लेकिन सीडीए में अप्रिसिएशन आया, और कुछ 1-2 सोसाइटीज़ हैं, ABCD सोसाइटीज़ हैं, उनमें अप्रिसिएशन आया, गुलबर्ग में अप्रिसिएशन आया, इस टेन्योर में भी आया, जब मुश्किल हालात थे, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज़ आपने, मैं आपको बता रही हूँ, जो 2018 में अगर 3 करोड़ रुपए की थी तो वो आपकी 1.5 करोड़ रुपए में नहीं गई, वो तो ठीक है? मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई ठीक है। हो गई है। हमारे मेरे अपने जितने भी क्लाइंट हैं, मुझे अभी तक गुलबर्ग से रिलेटेड किसी की भी एक कॉल नहीं आई, किसी एक क्या आपने हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ कि करवा दी? आपने जो मुझे प्लॉट लेके दिया था, जो मुझे फार्म हाउस लेके दिया था, वो आपने कहाँ लेके दिया था, क्या ये तो बहुत गलत हो गया और मेरे तो पैसे डूब गए। मुझे अभी तक भी एक तो सिंगल आपने कॉल, निचोड़ ये निकाला है कि इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ पे अगर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करनी तो IT हब गुलबर्ग ग्रीन में आए। इस वक्त आपके पास पिंडी इस्लामाबाद की, आप उसको कह लें, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको अवेल करना चाहिए, चाहे अगर आप ROI पे खेलने वाले हैं, अगर आप ROI में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एज अ बिल्डर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, एज अ इन्वेस्टर आना चाहते हैं, तो IT हब दी बेस्ट। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद भी आएगी, और लोगों को अगर कुछ सवाल हो तो वो आपके डायरेक्टली आपको अप्रोच करके आपके पेजेस के थ्रू, आपकी वेबसाइट के थ्रू आपसे पूछ भी लेंगे। बहुत शुक्रिया।